Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books including many solved sample question papers for various IGNOU courses. तो हम शुरू करते हैं सत्रीय कार्य जिसका कोर्स कोड है MPS 4 तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स। तो हमारे पास हमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का 500 शब्दों में उत्तर देना है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, राजनीति के अध्ययन हेतु तुलनात्मक पद्धति के महत्व और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। तो राजनीति का जब आरंभ हुआ था तब से ही कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब कि तुलनात्मक जो अध्ययन है वो किए ही जाते रहते हैं। जी विम्बल्डन का मतलब उनका से है कि जो कंपैरेटिव सरकारों का अध्ययनतम प्राचीनतम मतलब कि एंशिएंट टाइम से बहुत ही मुश्किल और इम्पोर्टेंट है और आरंभ से ही मनुष्य का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। मतलब शुरुआत से ही ह्यूमन इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं। इसका मेन जो तुलनात्मक राजनीति का मेन एम जो है वो विभिन्न देशों के बीच उन देशों के बीच समानताओं और विषमताओं मतलब जो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तुलनात्मक राजनीति का आरंभिक विकास जो स्टार्ट हुआ था वो अरस्तु के 158 देशों के संविधानों के अध्ययन से हुआ। जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन था 158 स्टेट्स का उनके बीच में जो स्टडी हुई थी उससे शुरू हुआ था। उसकी जो प्रणाली है जो ये कंपैरेटिव एनालिसिस की जो ये तरीका है इसकी सहायता से हम स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित राजनीतिक घटनाओं को समझ सकते हैं, हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ दुर्बलताएं भी हैं। दुर्बलताएं मेनली क्या है कि सब इनमें व्यवहारिक रूप से गलती होने का भय रहता है, उदाहरणों की संख्या में कठिनाई, आंकड़े एकत्र करने में कठिनाई, किसी भी देश के सिद्धांत में और व्यवहार में अंतर होता है, किसी भी देश की जो थ्योरी है और उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है उन दोनों में अंतर होता है। एक दुर्बलता यह भी है कि राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रक्रिया तथा घटकों की जो इसके कंपोनेंट्स हैं और उसके काम करने का तरीका है कि उन दोनों के बीच में किस तरह से हम कंपैरिजन करें, यह एक सबसे बड़ी समस्या है। विद्वानों के लिए किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था को समझना अत्यंत कठिन होता है, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिक स्तर पर जो साइंटिफिक एनालिसिस है वो भी बहुत ही वेग होता है, बहुत ही अस्पष्ट होता है। सरकार व संस्थाएं गोपनीयता के नाम पर सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते, अतः इसमें विश्वसनीयता की कमी रहती है जो हम इसको बिल्कुल ही एक फिक्स्ड मतलब तरीका नहीं मान सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मध्य अंतरों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का जब बहुत पहले से बहुत प्रभाव था, उस सिद्धांत का मेन जो समरी है वो यह है कि राज्य की रचना मनुष्यों ने एक संविदा अथवा समझौते के द्वारा की है। एक समय था जब न राज्य था न मनुष्य के बनाए हुए कानून, लोग प्रकृति की अवस्था में रहते हुए प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए जीवन बिताते थे। जैसे अर्ली मैन था वो क्या करता था, कोई रूल्स थोड़ी ना थे उन लोगों के लिए, वो क्या करते थे जो नॉर्मली जो नेचर के रूल्स थे उनको अवॉइड करते हुए अपना लाइफ लीड करते थे। और प्रकृति की अवस्था का क्या रूप था, समझौता किस प्रकार हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य व्यवस्था कायम की गई वह किस प्रकार थी। इन प्रश्नों के संबंध में जितने भी थिंकर्स हैं उनके बहुत ज्यादा मतभेद हैं। मतभेद मतलब कि उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मार्क्सवाद ने राजनीतिक अर्थशास्त्र और राज्य की उत्पत्ति पर व्यापक रूप से मतलब एक ब्रॉड तरीके से अपना व्यूज दिए हैं। उनके अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें दो लोगों के मध्य उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा भौतिक मुनाफों के उपभोग के संबंधों से संबंधित सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब उनके हिसाब से जो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है यह वह साइंस है जिसके बीच में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो स्पेंड हो रहा है, फिजिकल बेनिफिट्स, इन सब चीजों के बारे में एक संबंध जो
सोसाइटी के बीच में डेवलप किया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो दूसरे शब्द में है तो वो राजनीतिक अर्थशास्त्र भौतिक संपदा के उत्पादन से संबंध रखता है। भौतिक संपदा मतलब जो फिजिकल नेचर है उसके बारे में। अंततः वर्गों के बीच संबंधों की जांच पड़ताल करता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र मात्र आर्थिक क्रियाओं का नहीं बल्कि जो लोगों के बीच में जो रिलेशंस हैं और इंटर रिलेशंस हैं उनके बीच में भी एक जांच पड़ताल का काम करता है। मार्क्सवाद के अनुसार उत्पादन संबंधों के 3 पहलू होते हैं। स्वामित्व का रूप, उत्पादन में लोगों की भूमिका व आपसी संबंध, और उत्पाद के वितरण का स्वरूप। स्वामित्व मतलब उसमें एक मेन लीडर कौन है वो। फिर दूसरा उत्पादन जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें लोग हैं उनकी क्या रोल है। फिर उत्पाद के वितरण का स्वरूप जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो क्या है। स्वामित्व के रूप से अभिप्राय है कि उत्पादन के साधनों जिसमें श्रम के साधन जैसे मशीनें एक्सेट्रा ये सब कैसे कैसे शामिल है और किस पर किसका कब्जा है, मतलब कौन किसका है, किसके अंडर में है। मार्क्सवाद का मत है कि उत्पादन करने के लिए लोगों के बीच ही नहीं मनुष्य और प्रकृति के बीच भी संबंध आवश्यक है। मनुष्य को प्रकृति को जीतना और उसके बीच में संबंध, मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रकृति को जीतना, उसे रूपांतरित करना होता है, मतलब उसके फॉर्म को चेंज करना होता है। पहले तो उसे नेचर को अपने ओर जीतना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, मतलब उसे रूपांतरित करना पड़ता है। प्रकृति को जीतने और रूपांतरित करने में मनुष्य जिस शक्ति का इस्तेमाल करता है उन्हें उत्पादक शक्तियां कहते हैं। मतलब जैसे उनमें साधन, उत्पादन के साधन शामिल होते हैं। निर्धारक मार्क्सवाद के अनुसार क्या है, निर्धारक मनुष्य है, पदार्थ नहीं। मार्क्सवाद उत्पादन संबंधों तथा उत्पादक शक्तियों को सामाजिक उत्पादन के 2 पहलू मानता है। उसका 2 पहलू हैं ये, उत्पादन संबंध और उत्पादक शक्ति, ये 2 अलग अलग पहलू हैं। अतः मार्क्सवाद की राजनीतिक अर्थशास्त्र उत्पादन संबंधों के अध्ययन में उत्पादक शक्तियों का भी अध्ययन करता है। मार्क्सवाद इस मत पर विचार रखता है कि जब उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के अनुकूल होते हैं, मतलब ये दोनों अगर एक दूसरे के हिसाब से होते हैं तो वो उत्पादक की जो प्रोडक्शन की जो टेंडेंसी है या एनर्जी है उसका डेवलपमेंट इजीली होता है और वो बहुत फास्ट होता है। मार्क्सवाद राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक सिद्धांत पर जोर देता है, मतलब जो राज्य में डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए हमें इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो मार्क्सवाद उस बारे में बात करता है। हमारे पास प्रश्न है, आत्मनिर्णयन से आप क्या समझते हैं? आत्मनिर्णयन पर हुई चर्चाओं का मूल्यांकन कीजिए। आत्मनिर्णयन का अधिकार अत्यंत विवादास्पद विषय है। मतलब आत्मनिर्णय क्या है, बहुत ही डिबेट होती है इस टॉपिक पे। कुछ विद्वान धर्म को, कुछ क्षेत्र को, कुछ इतिहास को, कुछ भाषा को और कुछ संस्कृति को अधिक महत्व देते हैं। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से चीजों को महत्व देते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, इजराइल, उत्तरी आयरलैंड और यूगोस्लाविया का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ है। भाषा के आधार पर भारत में राज्य बने हैं। फिर उसी हिसाब से क्या हुआ है, सोवियत मतलब जो रशिया है उसने अपनी इकाइयों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया है क्योंकि इकाइयों में विभिन्नता थी और उस वजह से क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था वो बिखर गया। जो मनुष्य किसी संगठित समुदाय के सदस्य होते हैं उनके मन में पारस्परिक एकता, सहानुभूति, समान जीवन और समान उद्देश्यों के प्रति विशेष भावना होती है। इस सिद्धांत का बड़ा समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल है। उनका कहना था जिस राज्य में अनेक राष्ट्र जातियां निवास करती हैं उनमें लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास नहीं हो सकता। जब लोग भिन्न भाषाएं बोलते हैं और भिन्न संस्कृतियों से प्रेम करते हैं, जब सबका कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो उनमें एकता की भावना विकसित नहीं हो सकती। इसके विपक्ष में तर्क है कि सांस्कृतिक व्यक्तित्व के लुप्त हो जाने का डर सदैव बना रहता है। अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यदि राज्य के अंतर्गत अनेक राष्ट्र जातियां रहती हों तो उनमें सबल राष्ट्र भौतिक तथा अविकसित राष्ट्र जातियों का आर्थिक तथा सांस्कृतिक शोषण करेगी और कालांतर में उनको आत्मसात कर लेगी। मतलब जो सबल राष्ट्र जाति है, जो मतलब जैसे बहुत ज्यादा सबल है, वो क्या करेगी, जो थोड़ा सा कम विकसित जो जातियां होंगी उनको दबा देगी और धीरे धीरे क्या होगा, जो सांस्कृतिक शोषण चलता रहेगा
और कालांतर में वही जातियां उस जात मतलब जो सबल जाति है उसको आत्मसात कर लेगी। इसके अगेंस्ट में जो तर्क है उसमें कहा जाता है कि राष्ट्र जातियों के अधिकार भी निरपेक्ष नहीं हो सकते। राष्ट्र जाति को उस राज्य की एकता प्रभुत्व को आघात कराने का अधिकार नहीं है जिसका स्वयं अंग है। अनेक राष्ट्र जातियां इतनी छोटी है कि स्वतंत्र रूप में राज्य कायम नहीं कर सकती। लॉर्ड एक्टन राष्ट्र जाति आत्मनिर्णय के सिद्धांत का कट्टर शत्रु था। उसकी निगाह में बहुराष्ट्र जातीय राज्य सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके हिसाब से ये था कि जो बहुत सारी जातियां जिस राज्य में रहती हैं तो वो उस राज्य का विकास बहुत अच्छे से होता है क्योंकि वो बहुत सारी जातियों के मिश्रण से बना हुआ होता है। अब इसका निष्कर्ष ये निकाला कि हम जो यद्यपि राष्ट्र जातीय आत्मनिर्णय के संबंध के ऊपर जो तर्क दिए गए वे बहुत कुछ सही प्रतीत होते हैं, फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि समस्या का हल इतना सरल नहीं है। इतिहास बताता है कि अभी भी सर्वत्र मनुष्य इतना सभ्य नहीं हो पाया है कि वह दूसरों की भाषा, साहित्य और संस्कृति का सम्मान कर सके अथवा कम से कम उनके संबंध में सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपना सके। अभी भी ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ही इंटॉलरेंस का शो करते हैं। स्टिल अभी भी इंटॉलरेंस हम लोग शो करते हैं। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं है कि जो दूसरे की जाति का सम्मान करता हो, बहुत अच्छे तरीके से रहता हो। प्रायः एक जाति दूसरे पर अपने भाषा, धर्म आदि थोपने की कोशिश करती है। अब आता है हमारे पास राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दल किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? मानव क्या है? एक विवेकशील प्राणी है और इस विवेकशीलता के कारण ही एक ही प्रकार की समस्याओं के संबंध में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से विचार किया जाता है। विचारों की इस भिन्नता के साथ ही अनेक व्यक्तियों में आधारभूत बातों के संबंध में विचारों की साम्यता भी पाई जाती है। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हों अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। मतलब एक जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल जो पार्टी है, वो क्या होता है, वो एक सिद्धांत के रूप एक जो मेन सिद्धांत होता है उसके रूप में वो एकत्रित होते हैं और उसी एकत्रित होने के बाद वो क्या करते हैं, जनता के हित में कार्य करते हैं। वर्तमान समय में शासन और विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र का मतलब है डेमोक्रेसी सर्वाधिक लोकप्रिय है। और डेमोक्रेसी शासन दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातंत्र। राज्यों की वृहत जनसंख्या और देश की विशालता के कारण वर्तमान में विश्व के लगभग सभी राज्यों में प्रतिनिधि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था ही प्रचलित है। मतलब हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं जो हमको लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब इंडिया की एग्जाम्पल है, जैसे कि वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, हम लोकसभा के द्वारा चुनते हैं, तो वो हमारा जो चुना हुआ सदस्य है वो लोकसभा में जाके हम लोगों की परेशानियों को पूरे देश के समक्ष, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके समक्ष रखता है। साधारणतया एक देश के विधान या कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी होता है जितना विधान या कानून का। जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज का कोई वो नहीं है, उल्लेख नहीं है, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। प्रजातांत्रिक शासन के अंतर्गत केवल शासक दल का ही नहीं वरन विरोधी दल का भी महत्व होता है। जैसे कि एक पक्ष होता है तो दूसरा विपक्ष होता है। अब हमारे पास है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीयकरण को किसने दिशा प्रदान की है? विकसित और विकासशीलता देशों में इसका विकास किस प्रकार से भिन्न भिन्न है? वैज्ञानिक विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक रूप में करते हैं। वैज्ञानिक जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, साइंस का जो स्टडी है हर एक इंडिविजुअल के रूप में करते हैं। देश के विकास, उत्पादन में वृद्धि और युद्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है।
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जैसे जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया की विजय का कारण था अमेरिका के पास अणुबम का होना। जैसे उसके पास क्या था, न्यूक्लियर बॉम्ब था। किसके पास? अमेरिका के पास। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग जीत गए, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो जापान को हथियार डालने पड़े। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर होने का एकाधिकार हो गया, परंतु जल्द ही रशिया ने भी क्या किया, वैज्ञानिक उन्नति करके न्यूक्लियर पावर को अडाप्ट कर लिया और विज्ञान में उन्नति कर ली। और अमेरिका और रूस क्या माने जाने लगे? वर्ल्ड पावर्स माने जाने लगे। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है कि वैज्ञानिक उन्नति और अणुशक्ति आदि के विकास के लिए भी बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, अतः इतना धन केवल विकसित देशों की सरकारें ही खर्च कर सकती हैं। ये सिर्फ केवल डेवलप्ड नेशंस ही यूज कर सकते हैं। भारत से प्रतिद्वंदिता के कारण पाकिस्तान ने भी अणुशक्ति का विकास किया। इंडिया ने भी कब किया था? 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट, पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी 1974 में, वो भी इंडिया ने भी क्या किया था, न्यूक्लियर पावर बन गया था। उसी को देख के क्या हुआ, पाकिस्तान ने भी किया। ईरान बड़ी तेजी से अणुशक्ति का विकास करना चाहता है, परंतु उसने इजराइल को नष्ट करने की धमकी दे दी है। अतः विश्व के अधिकांश देश ईरान को अणुशक्ति संपन्न बनने से रोकना चाहते हैं। इस टाइम पे क्या है कि ईरान भी ये चाहता है, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो बाहर जितने भी न्यूक्लियर पावर से परिपूर्ण देश हैं वो उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो इजराइल को नष्ट करने की धमकी दे चुका है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक उन्नति पर ही राजनीति निर्भर हो गई है। जिन देशों ने वैज्ञानिक उन्नति कर लिया वही शक्तिशाली और धनी बन गए हैं। जैसे भारत ने भी क्या कर लिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भी काफी एडवांसमेंट हो गया है, इंडिया में भी। और यह सभी देशों की सरकारें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं। इनमें बहुत अधिक धन व्यय होता है तथा देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इन्हें निजी हाथों में न सौंपा जाए, और इसके लिए क्या कर रही है, देश की सरकार राष्ट्रीयकरण करके निरंतर विकास कर रही है। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignuwala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.